आज इंडिया चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं कि अपने दम पर चांद तो छोड़ें, स्पेस में कुछ भेज सके। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तो वो मुल्क था जिसने अपना स्पेस प्रोग्राम इंडिया से तकरीबन 8 साल पहले लॉन्च किया था। जी हाँ, 8 साल पहले। जिस वक्त पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा था ना, उस वक्त पाकिस्तान एशिया का तीसरा और दुनिया का 10वां ऐसा मुल्क था जो ये करने में कामयाब हुआ था। पाकिस्तान की सरजमीन तो वो ज़मीन थी जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट आया करते थे। लेकिन अगर आज के वक्त में पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या स्पेस प्रोग्राम की तरफ देखें ना, तो हर डर में नाकामी और बदनामी के अलावा कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो ये सब कैसे हुआ? कैसे पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कामयाबी की सीढ़ियों से नाकामी के दलदल में फंस गया? किसका इसमें कितना हाथ है? इन सब चीज़ों के बारे में एज वेल एज ये जो इंडिया स्पेस की रेस में इतनी देर से आगे बढ़ रहा है ना, ये क्यों पाकिस्तान के लिए एटमी खतरे से ज़्यादा खतरनाक बात है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक, हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स तक सबके बारे में ऑथेंटिक और कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए टाइमलाइन से कि कैसे पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इस तरीके से समझते हैं। तो देखें, यह सब शुरू होता है 7 अक्टूबर 1957 को, जब सोवियत यूनियन ने अपनी और दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च की, क्योंकि इस लॉन्च के साथ ही अमेरिका के कान खड़े हो गए थे। आफ्टर ऑल ये वो वक्त था जब ये दोनों मुल्क हर फील्ड में आगे रहने के लिए लड़ रहे थे। फिर क्या, इस आगे रहने की लड़ाई में 25 मई 1961 को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यह ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि 1960s का डिकेड खत्म होने से पहले अमेरिका ना सिर्फ चांद पर कदम रखेगा, बल्कि कदम रखने वालों को हिफाजत के साथ दोबारा लेकर भी आएगा। भाई, तुमने हमसे पहले स्पेस में कदम रखा है ना, तो हम तुमसे पहले चांद पर कदम रखेंगे। लेकिन ये करना इतना आसान है क्या? इस मिशन को कामयाब करने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की, टेस्ट की, डेटा की जरूरत थी, खास करके अरेबियन सी के अपर एटमॉस्फेयर की। और इसी जरूरत के तहत अमेरिका ने बहुत सी एशियन कंट्रीज को दावत पर बुलाया, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी शामिल था। अब पाकिस्तान की खास करके डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें ना, तो वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे। और फिर वो बात है ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो कायनात की सारी चीज़ें आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती हैं। ऐसा ही हुआ। 16 सितंबर 1961 को डॉक्टर अब्दुल सलाम की मेहनत रंग ले आई, या यूं कहा जाए मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया, जब प्रेसिडेंट अय्यूब खान ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके सुपार्को की बुनियाद रखी और डॉक्टर अब्दुल सलाम को इसका फाउंडिंग डायरेक्टर बना दिया। इसके बाद फौरन डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अमेरिका का दौरा किया, जहां पर उन्होंने नासा के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत 1961 खत्म होने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में फ्लाइट टेस्ट रेंज, जिसे सोमयानी फ्लाइट टेस्ट रेंज कहा जाता है, इसे बनाया गया। कि नासा की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से आने वाले वक्त में पाकिस्तान का पहला रॉकेट रेबल लॉन्च किया गया था। पर इस पर बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम की दूर अंदेशी को देखें कि ये सब तो 1961 में हो रहा था ना। इन्होंने इससे 1 साल पहले ही अमेरिका में 2 पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर महमूद सलीम और तारिक मुस्तफ़ा से मुलाकात की थी, और उन्हें रॉकेट की मालूमात हासिल करने के लिए, रॉकेट की जो साइंस है उसे सीखने के लिए नासा को ज्वाइन करने के लिए कहा था, ताकि जब पाकिस्तान स्पेस की रेस में कदम रखे, रॉकेट बनाना शुरू करे, तो हमारे यहाँ से भी कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें इसके हवाले से एक्सपर्टीज हो, मालूमात हो। फिर क्या, जब पाकिस्तानियों ने इतनी मेहनत की और नो डाउट नासा ने भी पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया, तो दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान की सरजमीन से 7 जून 1962 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रहबर, मतलब रहनुमा। इस रॉकेट के लॉन्च होने के साथ ही
पाकिस्तान एशिया का तीसरा और दुनिया का 10वां ऐसा मुल्क बन गया जो ये कारनामा अंजाम देने में कामयाब हुए थे। ज़रा सोच के देखिए कि उस वक्त पाकिस्तान आज के तरक्की याफ्ता मुल्क ये यूएसए, यूके, जापान इनके साथ इनके बराबर खड़ा हुआ था। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। इस रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च होने की वजह से पाकिस्तानी साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और प्रेसिडेंट अयूब खान की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दी जा रही थी। इन्होंने 1964 में एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें इन्होंने सुपार्को को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से अलग कर दिया और डायरेक्ट प्रेसिडेंट कंट्रोल में ले आए। यानी वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू में किसी के मातहत थी, किसी के अंडर काम कर रही थी, उसे इंडिपेंडेंट किया और उसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के कंट्रोल में लाकर ये बात वाज़े कर दी कि ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। अब जब मुल्क का चलाने वाला, मुल्क का प्रेसिडेंट आपके साथ खड़ा हो ना, तो आप बहुत बड़े बड़े फैसले बड़ी ही आसानी से ले लेते हैं। उसी साल 1964 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नासा के साथ एक और एग्रीमेंट किया जिसमें यह तय हुआ कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वर्कर्स को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी। ज़रा देखिए कि उस वक्त हमारे एग्रीमेंट कैसे हुआ करते थे। क्या आप हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे? और एक आज का वक्त है कि हमारे एग्रीमेंट ये होते हैं, हमें थोड़ा कर्ज दे दें, हमें थोड़ा रिलीफ दे दें, हमारे यहाँ पर आके अपनी जंगें लड़ें, बदले में हमें थोड़े डॉलर दे दीजिएगा। और इसी सोच की वजह से तो देखें पाकिस्तान आज कहाँ खोया हुआ है और पहले कहाँ खड़ा हुआ था। बहरहाल दोबारा वीडियो की तरफ आए तो इस एग्रीमेंट के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ खोली गई जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 साल के अरसे में 1962 से 1972 तक 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए। बावजूद इसके कि इस दौरान पाकिस्तान ने 2 जंगें लड़ी। वो जंगें जिसमें ख़ास करके 1965 की जंग, इसमें पाकिस्तान में एक मेजर पावर शिफ्ट आया था। अयूब खान की पॉपुलैरिटी नीचे आना शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही थी, जिसका आखिरकार नतीजा ये निकला था कि कुछ भी करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क पाकिस्तान की लगामें अपने हाथ में ले ली। इनके दौर में पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में मेजर शिफ्ट आया क्योंकि इन्होंने ताकत में आते ही ये नारा लगाया, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। मजाक कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेगा। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इन्होंने ज़्यादातर साइंटिस्ट को, इंक्लूडिंग डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी, न्यूक्लियर से रिलेटेड टेस्टिंग और स्टडीज़ में लगा दिया। ज़्यादातर फंडिंग्स भी इसी काम में जाने लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को थोड़ा सा ब्रेक लग गया। इस दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जो आज के वक्त में मुमकिन सा ही नहीं लगता। जुलाई 1973 को नासा के वो साइंटिस्ट जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। जी हाँ, पाकिस्तान का विजिट किया, जहां पर इनका इस्तकबाल बेहतरीन अंदाज में उस वक्त के पाकिस्तान के सबसे अच्छे शहर, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा शहर, और आज का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बदतरीन शहर, समझ तो गए होंगे, कराची में इनका इस्तकबाल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया गया। यार मतलब क्या वक्त था ना, क्या कराची था, क्या पाकिस्तान था, क्या पाकिस्तानी थे, कहाँ पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम था। तो फिर क्या हुआ? तो देखें, हुआ कुछ यूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, आइन तोड़ा गया, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया और ज़ियाउल हक ने मुल्क पाकिस्तान की लगामें अपने हाथ में ले ली। यही वो वक्त था जिस वक्त सोवियत अफगान वॉर भी शुरू हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान खास करके, बल्कि यूं कहा जाए, ज़ियाउल हक काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इन बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत ही बड़ा नाम मुनीर अहमद खान, इन्होंने 1979 में एक मीटिंग बुलाई जिसमें ज़ियाउल हक भी शामिल थे। इस मीटिंग में इन्होंने ज़ियाउल हक को इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर तवज्जो दें, इसमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। इनकी ये बातें ज़ियाउल हक पर ऐसी असरअंदाज हुई कि वो शेर है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। तो इनकी बातें ज़ियाउल हक के दिल को छू गई, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को दोबारा सपोर्ट किया जाने लगा। साल 1981 में मुनीर अहमद खान ने
सुपार्को में तरह तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। स्पेस से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसे दोबारा डेवलप करना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान से तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जहां पर इन्होंने ब्रिटिश सैटेलाइट UO-11 की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब ये जो स्टूडेंट्स को भेजा गया ना, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। मुनीर अहमद खान देख रहे थे कि दुनिया अब सैटेलाइट की रेस में आगे बढ़ रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। खास करके इंडिया ने उसने तो 1975 में ही अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान भी जल्द अज जल्द सैटेलाइट की रेस में आगे बढ़े। अब इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए साल 1983 में पाक सेट या पाकिस्तान सैटेलाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में तो ज़ियाउल हक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे कि एक ग्राउंड स्टेशन सेटअप किया गया था, जिसमें आपने देखी होगी ना कि एक वो सैटेलाइट डिश होती है, इतनी बड़ी डिश इसमें लगाई गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने सुपार्को का विजिट किया और सारी फंडिंग रोक दी, ये कहकर कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। सिर्फ रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि ये तो वो वक्त था जिसमें पाकिस्तान पर डॉलर की बारिश हो रही थी, वेस्ट की तरफ से भी और मिडिल ईस्ट की तरफ से भी। हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बस रहने देते हैं, वीडियो किसी और तरफ चली जाएगी। तो ज़ियाउल हक ने फंडिंग रोक दी, पाकसेट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी सुपार्को के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट लगे रहे। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पर काम कर ही रहे थे। और फिर वो शेर है ना, चल 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 अब उठ मेरी जान, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। ये तो गाने की लाइन है, जो भी है यहाँ पर सूट कर रही है। तो साइंटिस्ट लगे रहे मेहनत में भी और मौके की तलाश में भी। और फिर वो मौका ऐसा आया कि वो साइंटिस्ट जो हमने भेजे थे दोबारा पाकिस्तान लौट आए, लेकिन इस दफ़ा खाली हाथ नहीं, तमाम की तमाम एक्सपर्टीज़ और नॉलेज के साथ जो इन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में हासिल की थी। इनका पाकिस्तान में आना था कि मुनीर अहमद खान ज़ियाउल हक के पास पहुंच गए और पाकिस्तान की पहली डिजिटल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अप्रूवल हासिल कर लिया, जिसका नाम था बद्र। रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि बद्र एक जंग का नाम है जो हक और बातिल, बुरे और अच्छे के दरमियान लड़ी गई थी, इसलिए इसकी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामिक हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बद्र 1 सैटेलाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अपने दम पर यह सैटेलाइट बना डाली, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया और 16 जुलाई 1990 को चाइना की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिया गया। और इसी लॉन्च के साथ ही ये बताता चलूं कि पाकिस्तान उस वक्त साउथ एशिया का दूसरा और मुस्लिम वर्ल्ड का पहला ऐसा मुल्क बन गया था जो ये करने में कामयाब हुआ था। और ये कामयाबी ही तो थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने फौरन दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बदर बी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेक और काफ़ी ज़्यादा एडवांस सैटेलाइट प्रोजेक्ट था। इस जज्बे को देखकर दुनिया ये सोच रही थी कि नहीं भाई, पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में अभी भी जान बाकी है, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम दोबारा ऊपर आएगा। पाकिस्तानी साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन इन्हें क्या पता था आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। असल में 1990s का डिकेड शुरू हो चुका था, जो कि अगर आपको पता हो तो इस डिकेड में सही से सियासी तमाशा खेला गया था। कभी बेनजीर भुट्टो तो कभी नवाज शरीफ, एक जाता तो दूसरा आ जाता। अब इस आने जाने की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटी सुपार्को के हाथ से निकल गई। 1995 में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शाहीन सुपार्को के हाथ से लेकर नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के हाथ में दे दिया गया। उसी तरह जैसे 1980s में हत्फ नामी एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्ट था, वो भी सुपार्को के हाथ से लेकर काहोता रिसर्च लेबोरेटरी के हाथ में दे दिया गया था। फर्दर बदर बी प्रोजेक्ट जो हमने बदर 1 की कामयाबी के बाद लॉन्च किया था 1991 में, इस प्लान के साथ कि 1994 तक इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये नहीं हो सका था। मतलब एक तरफ तो हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट निकल रहे थे और दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट थे वो भी वक्त पर नहीं हो पा रहे थे, जिसका नतीजा यही निकला कि सुपार्को के हाथ से ऑर्बिटल स्लॉट्स निकल गए। रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि देखें, आप जब भी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना स्पेस में, तो आप ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देते, पहले आप उसका स्लॉट बुक करते हैं कि आप कब किस जगह पर कितने अरसे के लिए अपनी सैटेलाइट भेजेंगे।
अब अगर आप उस वक्त पर जो डिटरमाइन किया गया है उस वक्त पर अगर आप अपनी सैटेलाइट नहीं बेच पाते तो वो स्लॉट आपके हाथ से निकल जाता है। अब पाकिस्तान के केस में देखें तो हमारी भी सैटेलाइट कोई कंप्लीट नहीं थी, इसलिए हम भी कोई सैटेलाइट नहीं बेच सके थे, इसलिए हमारे हाथ से ऑर्बिटल स्लॉट्स निकल गए। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था और सुपार्को के लिए एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। अब इस फेलियर का थोड़ा क्रेडिट अमेरिका को भी जाता है क्योंकि इस डिकेड में कंटिन्यूसली पाकिस्तान सेक्शंस में था। लेकिन जो भी हो 1996 तक पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने कुछ भी करके बदर बी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। आखिरकार हमारी वो सैटेलाइट तैयार हो गई। लेकिन क्या फायदा, क्योंकि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था ना कि पाकिस्तान अपने दम पर एक सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर सकता। अब वो क्यों, तो देखिए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आपको एक व्हीकल की जरूरत होती है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा ना कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो एक आग निकलने वाला रॉकेट होता है जो यूं हवा में उड़ता है। इसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। आसान अल्फाजों में आप इसे टैक्सी समझ सकते हैं स्पेस और अर्थ के बीच में, कि भाई आपको अर्थ से कुछ भी भेजना हो तो आप इसके ऊपर रख के स्पेस में भेजते हैं। अब सुपार्को के साइंटिस्ट की तरफ से गवर्नमेंट को मनाने की काफी कोशिश की गई थी उस वक्त कि अगर हम शाहीन जैसा, अगर हम हतफ जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं तो हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना सकते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी काफी मिलती जुलती है। 1999 में अब्दुल कदीर खान ने परवेज मुशर्रफ को मनाने की यहां तक कोशिश की कि इन्होंने कहा कि हम गौरी मिसाइल का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान से बदर बी को लॉन्च कर देंगे, हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ नहीं माने, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम रशिया से मदद मांग लेंगे, वो कम दामों में हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। अब वक्त गुजरता रहा और सुपार्को में काम करने वालों की मोटिवेशन कम होती चली गई, क्योंकि वो सैटेलाइट जो काफी मेहनत के बाद कुछ भी करके 1996 में बनाई गई थी, 4 साल गुजर चुके थे, लॉन्च नहीं की गई। फिर आखिरकार जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने पाकिस्तान की लगामें अपने हाथ में ले ली। जब जाकर 2001 के आखिरी महीने में ये सैटेलाइट लॉन्च की गई। और देखने वाली बात यह है कि इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैटेलाइट लॉन्च होने के 2 साल बाद ही स्पेस में गायब हो गई। लेकिन ना तो इस पर कोई रिपोर्टिंग हुई और ना ही कोई इंक्वायरी। और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। 2002 में जब हम दोबारा ऑर्बिटल स्लॉट लूज करने वाले थे, क्योंकि वो पाकसेट प्रोजेक्ट जो जियाउल हक के दौर में शुरू हुआ, फिर रोक दिया गया, फिर बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुआ, फिर रोक दिया गया, उसके 10 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका था। तो हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने जाकर एक रेडीमेड सैटेलाइट खरीदी जो कि ओरिजिनली तो इंडोनेशिया के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें खराबी होने की वजह से इंडोनेशिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेची गई। और फिर हमारी हुकूमत और हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत की, इसके कुछ पार्ट्स बदले और इसका नाम बदला। पालापा C1 से बदलकर पाकसेट 1 रख दिया और पाकिस्तान के नाम से इसे लॉन्च कर दिया। वाह, कितनी मेहनत की बात है ना। लेकिन यहाँ पर भी ये देखें कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद परवेज मुशर्रफ की तरफ से कहा गया कि अब पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम इंडिया से भी आगे, और इसका क्रेडिट पाकिस्तानी साइंटिस्ट को जाता है। मतलब कुछ भी। बहरहाल इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के तकरीबन 9 साल बाद 2011 में पाकसेट रिप्लेसमेंट के नाम से एक और सैटेलाइट जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही हाई टेक सैटेलाइट थी, लॉन्च की गई। लेकिन क्या लगता है आपको, ये 9 साल लेने के बाद भी ये सैटेलाइट हमने खुद ने बनाई थी? हाँ, कुछ पार्ट्स और इसका डिजाइन हमने बनाया था, लेकिन इस पर ज्यादातर काम चाइनीज ने किया था। इवन इस सैटेलाइट की जो फंडिंग थी ना, वो भी चाइनीज लोन के जरिए की गई थी। अब ये देखें कि पाकिस्तान ने 11-12 सालों के अरसे में 2001 से 2012 तक सिर्फ 2 सैटेलाइट लॉन्च की। उसमें से भी एक हमने रेडीमेड खरीदी और दूसरी जो थी वो ज्यादातर चाइनीज ने बनाई थी। ऑन अदर हैंड अगर हम इंडिया को देखें तो उसने इसी सेम अरसे में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की। बावजूद इसके कि उस वक्त तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था जितनी तेजी से आज के वक्त में बढ़ रहा है। 2016 में इंडिया ने एक ही साल में 20 सैटेलाइट लॉन्च की। इसके अगले साल 2017 में इंडिया ने एक ही शॉट में 104 सैटेलाइट लॉन्च की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑन अदर हैंड पाकिस्तान को देखें तो आखिरी दफा 2018 में हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी। उसमें से एक चाइना से बिल्कुल खरीदी थी और दूसरी हमने बनाई थी। इससे सिर्फ अंदाजा लगाएं कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम से कितना आगे है।
اور ہمارے ملک کے چلانے والوں نے اپنی اگنورنس اور اپنی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے پاکستان کا اسپیس پروگرام جسے مثال کے طور پہ سمجھا جاتا تھا آج ناکامی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو کا ٹائٹل، یہ ٹاپک بھی یہی ہے نا کہ پاکستان کا اسپیس پروگرام کیسے پیچھے رہ گیا، کیسے ناکام ہو گیا۔ بہرحال اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیوں انڈیا یہ جو اسپیس کی ریس میں اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں پاکستان کے لیے ایٹمی خطرے سے زیادہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب اس سوال کے جواب کو بہت اچھے سے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سیٹلائٹ ہوتی کیا ہے اور سیٹلائٹ کی مدد سے کیا کیا کرا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ویسے تو سیٹلائٹس کی بہت سی ٹائپس ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ٹائپس ہیں نا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو کچھ ہوتی ہیں آبزرویشنل، انہیں آپ لانچ کرتے ہیں، اسپیس میں رکھتے ہیں اور وہاں سے ارتھ میں کیا ہو رہا ہے اسے آبزرو کرتے ہیں، کیسا ویدر ہے، کیسا کلائمیٹ ہے، رین کے کیا چانسز ہیں، فلڈز کے کیا چانسز ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں آپٹیکل، اس سے آپ نظر رکھتے ہیں، اس سے آپ جو چیزوں کی تصویریں لینی ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ ٹارگٹ پلیس ہے تو آپ اس سے نظر رکھتے ہیں ویڈیو کیمرے کی طرح۔ فرق صرف اتنا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آپ اس سیٹلائٹ سے بہت ساری چیزوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اب انڈیا کی اسپیس آرگنائزیشن انڈین ملٹری اور انڈیا کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ 2018 میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے انڈین ملٹری کے انڈر صرف 13 سیٹلائٹ تھی جو وہ نظر رکھنے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے تھے، جو کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اب یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے والا ہے یا انڈیا بہت بری چیز کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی ناٹ۔ انڈیا تو وہ کر رہا ہے جو کہ ہر وہ ملک جسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنا ہو، جسے اپنے آپ کو آگے رکھنا ہو، جس کا اپنے پڑوسیوں ملک سے کانفلکٹ ہو۔ انڈیا کا پاکستان سے بھی ہے، انڈیا کا چائنا سے بھی ہے، تو انڈیا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ہماری نیوزز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایسے بیلسٹک میزائل بنا لیے ہیں جس سے ایک ہی وقت میں ہم اتنے دہلی کو، اتنے انڈیا کو ختم کر سکتے ہیں، اس پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ اب انڈیا نے بھی ایسے میزائل بنائے اور ان کی نیوزز میں بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے، یہ سارا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انڈیا نے ایسے میزائلز بھی بنائے ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی بھی بنائی ہے اور ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جس سے وہ پاکستان میں بغیر گھسے پاکستان میں نظر رکھ سکتے ہیں، شاید ایسی جگہوں پر بھی جہاں عام انسان کو جانا الاؤ نہیں ہے۔ تو پاکستان کے چلانے والوں کو بھی جاگنا ہوگا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج 2023 میں انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے، جو کہ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا پراؤڈ مومنٹ ہے انڈینز کے لیے، انڈین اسپیس آرگنائزیشن کے لیے، ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے بھی اگر دیکھا جائے۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں آج کے وقت میں؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اسپیس پروگرام میں اگلی کیا چیز آنے والی ہے، یا سپارکو کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو ایک ڈیڈ لائن نظر آتی ہے 2040 کی، آج سے 17 سال بعد کی۔ نہیں مطلب آج کے وقت میں دنیا چاند پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، مارس پر جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم نے ڈائریکٹ 2040 کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے۔ اور اس ڈیڈ لائن میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم مارس پہ جائیں گے، چاند پہ جائیں گے یا سورج پہ جائیں گے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ سیٹلائٹس ہیں نا اسے ہم ہائی ٹیک اور ایڈوانس سیٹلائٹ سے ریپلیس کر دیں گے اور شاید سیٹلائٹ لانچ وہیکل بھی بنا لیں گے۔ پتہ نہیں اس کے بعد اگر کوئی چینج لے، یعنی یہ ویڈیو بننے کے بعد اگر کوئی چینج آ جائے تو پتہ نہیں، اس ویڈیو کے بننے تک تو یہی تک موجود ہے۔ تو یہیں پر ہی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ان دا اینڈ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔